नमस्कार, मैं निखिल अग्रवाल बीडी इंटर कॉलेज भगवानपुर से आपका स्वागत करता हूं अपनी ऑनलाइन मैथ क्लास में। बच्चों, आज जो मैं आप लोगों को चैप्टर कराने जा रहा हूं वो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद है। दरअसल ये दोनों चैप्टर आपकी जो किताब में एक चैप्टर नंबर 2 है और एक चैप्टर नंबर 4 है, उन दोनों को कंबाइन करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आज तो सिर्फ हम उसको शुरू करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 4 का चल रहा है और कौन सा पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 2 का चल रहा है। तो पहले हम चैप्टर नंबर 4 का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, उसी के बाद इसी के साथ कंबाइन करते हुए चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो टॉपिक क्या है हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद व द्विघात समीकरण। तो बच्चों, वैसे तो आपने बहुपद के बारे में कक्षा 9 में भी पढ़ा है। कक्षा 9 में हमने बहुपद पढ़ा है, घात पढ़ी है, हमने गुणांक पढ़े हैं, हमने अचर पद पढ़े हैं, हमने चर पढ़े हैं। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आपका ये चैप्टर है द्विघात बहुपद व द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बहुपद की, तो बहुपद क्या होता है? दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या है द्विघात बहुपद? दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। बच्चों, कक्षा 9 में आपको किसी भी बहुपद की घात निकालनी सिखाई गई थी। यानी कि किसी भी बहुपद में जो चर यूज होता है, जो चर का प्रयोग होता है, तो उसकी जो अधिकतम घात होती है उस चर की, वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे जो बहुपद, ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होगी, यानी कि उसके चर की जो अधिकतम घात है, यदि वह 2 है तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका व्यापक रूप हम ऐसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c आपके रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स अर्थात आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि a का मान ही 0 आ जाएगा तो हमारा ये पद खत्म हो जाएगा और ये हमारा क्या बच जाएगा? रैखिक पद बच जाएगा, जबकि हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका द्विघात बहुपद। उसके बाद एक दूसरी परिभाषा हमारी आती है द्विघात बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? जिसको इंग्लिश में हम जीरोज भी बोल देते हैं या मूल भी बोल देते हैं, वैसे शून्यक या जीरोज। यदि x बराबर अल्फा प्रतिस्थापित करने पर, जहां अल्फा एक वास्तविक संख्या है, यानी कि अगर हम अपने इस बहुपद में x की जगह अल्फा पुट कर दें, x की जगह अल्फा रख दें। अल्फा क्या है? कोई भी एक वास्तविक संख्या है, कोई भी एक रियल नंबर है, और द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाए, यानी कि x का मान इसमें फिल करते ही x की जगह हम अल्फा फिल कर दें और ये मान हमारा सब कुछ आपस में कट के 0 आ जाए, तो वास्तविक संख्या अल्फा, तो वो जो संख्या हमने अल्फा रखी है उसे इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहेंगे या ये इसका शून्यक कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है द्विघात बहुपद। पहले मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन समझा रहा हूं, उसके बाद इसमें क्या सोल्व करना है, कैसे करना है, वो आगे हम कराएंगे। अब द्विघात समीकरण क्या होती है? यदि इस द्विघात बहुपद को मैं 0 के बराबर रख दूं, यानी कि px बराबर 0 अगर मैं रख दूं, जहां px द्विघात बहुपद है, तो ये हमारी द्विघात समीकरण कहलाती है। बहुत से बच्चों को इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, उनको ये लगता है कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों एक ही चीजें हैं, जबकि ऐसा नहीं है। द्विघात बहुपद अलग है, द्विघात समीकरण अलग है। किसी भी द्विघात बहुपद को जब हम शून्य के बराबर रखेंगे, जब उसके हम राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तब वो हमारी द्विघात समीकरण कहलाएगी। उसके बाद द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के शून्य या सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो बच्चों, कक्षा 9 में भी हमने आपको पढ़ाया है कि जिस समीकरण की घात जितनी होती है, या वो जितने घात की भी समीकरण हैं, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अगर समीकरण रैखिक है तो एक शून्यक होगा या एक मूल होगा, अगर समीकरण द्विघाती है तो 2 होंगे, त्रिघाती है तो 3 होंगे। तो चूंकि हमारी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो उसके मूल 2 होंगे, जिनको हम मोस्टली अल्फा और बीटा मान लेते हैं। अधिकतर हम अल्फा और बीटा ही इनको मानते हैं। तो ये तो हुई परिभाषाओं की बात। उसके बाद का टॉपिक हमारा आता है द्विघात समीकरणों को हल करना। अब मेन हमारा काम यहाँ से शुरू होता है द्विघात समीकरणों को हल करना। तो बच्चों, हल करने की हमारे पास 3 विधियां। पहली विधि है गुणनखंड विधि, जो हमने कक्षा 9 में भी पढ़ी है। कक्षा 9 में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। उसके बाद दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र विधि, या हम इसको श्रीधराचार्य विधि भी बोलते हैं। इसको पहली जो पुरानी पुस्तकें आती थी उसमें इसको श्रीधराचार्य विधि बोला जाता था। अभी जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट एनसीईआरटी का जो सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हैं उसमें इसको द्विघाती सूत्र कहा गया है।
तीसरी और अंतिम विधि जो है हमारी पूर्ण वर्ग विधि है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले हम जो विधि पढ़ेंगे वो है हमारी गुणनखंड विधि। इसको पढ़ने में आपको थोड़ी आसानी होगी क्योंकि आप इसको कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो गुणनखंड विधि को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं आपको गुणनखंड विधि से हल करना सिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि पूरा डिटेल में करा सकूं, वैसे तो कक्षा 9 में मैंने आप लोगों को कराया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर सबसे पहले बच्चों क्या काम करेंगे, हम अपनी इस समीकरण की तुलना हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे और ए बी सी के मान निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, ए बी सी के मान। तो जब मैं इसकी तुलना इससे करूंगा तो ए बराबर, यहाँ कुछ नहीं है तो ए बराबर आ जाएगा 1। दूसरे पद की तुलना दूसरे पद से करेंगे तो b बराबर 6 और c बराबर आप देख सकते हैं 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद का काम मुझे क्या करना है, मुझे गुना करनी है c की और a की। a की और c की आपस में गुना कर लीजिए, यानी कि 1 गुना 5 हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ से आपका जो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यहाँ से आपका असली काम स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो 5 आया है, अब मुझे इसके गुणनखंड करने हैं, अर्थात इसके टुकड़े करने हैं। टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुना करने पर तो 5 आए और जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 6 आए। यानी कि गुना करने पर तो 5 आए, जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 6 आए। तो 5 के गुणनखंड में से कैसे कर सकते हैं, 1 गुना 5, हम देख सकते हैं 5 आ गया और 1 प्लस 5 बराबर 6। बच्चों यहाँ इत्तेफाक से ये गुणनखंड आ गए हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार आपके पास होगा। यहाँ जो संख्या आएगी उसके गुणनखंड आपको साइड में करके देखने पड़ेंगे कि गुना करने पर तो ये आएगा ही आएगा, जोड़ने पर या घटाने पर हमारा ये b का मान आ जाना चाहिए। तो मैंने 6 के टुकड़े कर लिए, 1 प्लस 5। अब मुझे क्या करना है, अपने प्रश्न को लिखना है दोबारा। मेरा प्रश्न क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6 की जगह मुझे क्या लिखना है, 1 प्लस 5 एक्स प्लस 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना अंदर होगी तो हो जाएगा एक्स प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। अब मुझे क्या करना है, शुरू के 2 लेने हैं और बाद के 2, ये जोड़े बना दिए मैंने। इनमें से हम कॉमन लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ लेंगे। तो उभयनिष्ठ लेने का एक तरीका है, जिन 2 में से हमें कॉमन लेना है उन 2 को एक दूसरे से भाग कर दीजिए। तो भाग करने पर यहाँ पे क्या आया हमारे पास, क्या बचा, x। यानी कि दोनों से हम x को कॉमन नहीं, जिन दोनों से हमें कॉमन लेना है उनके टुकड़े कर लीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर x गुना x और x बराबर x। तो मेरे पास कॉमन आ गया x, तो x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस 1। बिल्कुल इसी तरह अब इन दोनों के जब हम टुकड़े करेंगे तो 5x बराबर आएगा 5 गुना x और 5 बराबर तो 5 रहेगा ही, तो कॉमन क्या आ गया, 5। तो मेरा यहाँ पे आ गया 5 कॉमन, अंदर बच गया x प्लस 1 बराबर 0। अब आप देख सकते हैं ये भी x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, x प्लस 1 को हम बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर -1 और x बराबर -5। ये 2 शून्य हमारे इस द्विघात समीकरण के 2 शून्य का आ गए, एक आ गया x बराबर -1 और एक आ गया x बराबर -5, और इस तरह हमारा ये प्रश्न हल हो गया। बच्चों अभी आपको क्या करना है, मैं आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी 4 एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सुबह भेज चुका हूँ। इसके बाद मैं आपको 28 प्रश्नों का एक सेट भेज रहा हूँ जो आपको गुणनखंड विधि से उन सब प्रश्नों को हल करना है। हल करने के बाद जो भी समस्या होंगी आप पहले की तरह मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मैं उन समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी निवेदन के साथ घर पर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।